पहला प्रश्न है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन है आपका मौर्यों ने, दूसरा है पल्लवों ने, तीसरा है चालुक्यों ने, चौथा है राष्ट्रकूटों ने। तो किसने करवाया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने कराया था और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो सूची एक में आप देख रहे हैं कि वेद दिया हुआ है। सूची दो में आप देखेंगे कि आपका दिया हुआ है जो वेद जिस चीज से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो आपका चलिए मिलान करते हैं। ऋग्वेद आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है वो क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख है। ठीक है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। इसके बाद आप यजुर्वेद देखेंगे तो यजुर्वेद जो है आपका संबंधित है स्रोत एवं कर्मकांड से। इसके बाद आपका सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत है और भारतीय संगीत का जनक भी से कहा जाता है। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना आदि चीजों का उल्लेख है। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। आप व्याख्या देख लेते हैं आप इसकी। स्रोत व्याख्या है कि ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद काल की सारी जानकारी का स्रोत एकमात्र यही ग्रंथ है। इसमें देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं, कहीं कहीं पे 10,462 ऋचाएं भी दिया हुआ है बुकों में। फिर सामवेद में 1810 छंद हैं। इसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। इसमें गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुनों में बांधा गया है। भारतीय संगीत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। सामवेद 3 पाठों में उपलब्ध है, कौथुम संहिता, रामायणी संहिता, जैमिनी संहिता। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है इसी ग्रंथ में। पहली बार राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। अथर्ववेद में 7 से 31 मंत्र हैं और ये 20 मंडलों में विभक्त है। इसमें तंत्र मंत्र का संकलन है तथा भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। चौथा है कि वह अच्छा प्रशासक था। तो अब इसमें निम्न कारण में देखेंगे तो कौन सी कारण सही है? देखिए, भारत में तब केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही शासकों का साथ मिला, ये भी बात सही है। एक अच्छा प्रशासक था, इस बात में जो है डाउट है, तो ये नहीं सही होगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। 326 ईस्वी में पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था जो आपस में संघर्षरत थे। एकमात्र भारतीय राजा पोरस ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी, जबकि आम्भी जैसे देशद्रोही शासकों ने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर की सेना का एक श्रेष्ठ सेना थी। वह स्वयं एक कुशल सेनापति परंतु अच्छा प्रशासक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा है ताम्रलिप्त, तीसरा है तोंडी, चौथा है अरिकमेडु। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अरिकमेडु से हमें मिलता है भारत और रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी। यहाँ से प्राप्त हुई है हमें मुद्राएं और जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम बताना नीचे दिए गए कूट से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पहले आया, उसके बाद में अंत में कौन सा आया। तो आप चलिए इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनमें से सबसे पहले आया जो है वो जहांगीर है। ठीक है, तो जहांगीर आपका पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बैठा गद्दी पे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली आया है गद्दी पे। उसके बाद बहादुर शाह जफर 1856 में आए। ठीक है, तो इस तरह क्या उत्तर आ जाएगा आपका? सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके विषय में डिटेल में देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में आया था और मोहम्मद शाह जो था ये गद्दी पे बैठा 1719 से 1748 के मध्य। बहादुर शाह जो थे 1856 ईस्वी में बैठे और उसके बाद ये जो है अपदस्थ करके इनको रंगून भेज दिया गया। जहांगीर जो था ये 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? पहला है चिश्तिया, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है कादरिया, चौथा है नक्शबंदिया। तो कौन सा संगीत के विरुद्ध था सूफीवाद? सही उत्तर आपका हो जाएगा नक्शबंदी लोग जो थे ये संगीत के विरुद्ध। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? पहला यूनानियों ने, दूसरा अंग्रेजों ने, तीसरा तुर्कों ने, चौथा है मुगलों ने। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तुर्कों ने जो है पोलो खेल का प्रचलन करा था। बाद में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा प्रारंभ किया गया। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो खेलते समय घोड़े पर गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है मुगलों के नवरोज त्योहार लिया है किससे लिया है मुगलों ने नवरोज त्योहार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कि पारसियों ने, दूसरा यहूदियों से, तीसरा मंगोलों से, चौथा है तुर्कों से। ठीक है, तो सही उत्तर होगा पारसियों से लिया है नवरोज त्योहार मुगलों ने।
नवरोज पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में प्रचलित सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर सूर्य की उपासना करता था और माथे पर तिलक लगाता था। सल्तनत काल में बलबन ने पारसी त्यौहार नवरोज का उत्सव मनाना शुरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानते थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शाह मोहम्मद गौस, दूसरा है शाह वलीउल्लाह, तीसरा है शाह अब्दुल अजीज, चौथा है ख्वाजा मीर मर्द। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो ये मानते थे कि कृष्ण जो है इनके औलिया हैं और ये नक्शबंदी सिलसिले के मानने वाले थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा है अकबर ने, तीसरा है जहांगीर ने, चौथा है औरंगजेब ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तुझके जहांगीर नाम से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। पहला अकबर ने, दूसरा जहांगीर ने, तीसरा शाहजहां ने, चौथा है औरंगजेब ने। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने जो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, जबकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। कौन कौन सी थी सल्तनत काल की मुद्रा? पहला है दाम, दूसरा जीतल, तीसरा रुपया, चौथा टका। तो आप देखेंगे सल्तनत काल में जीतल चलती थी और टका चलता था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीतल और टका 2-4। व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्कों का मानकीकरण किया। सोने एवं चांदी का टका तथा तांबे का जीतल जारी किया। इस सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात 1:10 था। सल्तनत कालीन शासकों द्वारा समानतः 3 धातुओं के सिक्कों का निर्माण सोना, चांदी और बलियन जो तांबा और चांदी से मिलाकर किया जाता था। एक सोने की दीवार 96 जीतल तथा एक टांका 175 गेंद के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चांदी की मुद्रा सबसे ज्यादा जारी की गई। फिरोज शाह तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक बताना है आपको, क्या है? तो पहला ऑप्शन है अनवार सोहेली, दूसरा है रजमनामा, तीसरा है बहिश्त और चौथा है आयार दानिश। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आपका रजमनामा। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो उसका नाम है रजमनामा। 1582-83 ईस्वी में फैजी के नेतृत्व में विद्वानों के समूह ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। मेन आप नाम याद रखिए, इसमें और लोग भी जुड़े थे लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितने जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, तो जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, जो प्रांतों में से जो प्रतिनिधि चुना गया था, तो वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? पहला ऑप्शन है 8 लाख, दूसरा ऑप्शन है 9 लाख, तीसरा है 10 लाख, चौथा है 12 लाख व्यक्ति। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि चुना गया था। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1946 को भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसके 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या एवं प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इसी के तहत जो थे 10 लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल बजाज, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने जो है अपना 30 मई 1919 को अपना अलंकरण लौटा दिया था? जलियांवाला बाग की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपना जो ऑनर था वो उसको भारत सरकार को लौटा दिया था। व्याख्या देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुई थी। इस गोलीकांड में लगभग 1000 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सन नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है सरदार भगत सिंह। तो किसने ये आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के भीतर उग्र राष्ट्रीयता यानी गर्म दल को संगठित किया। इन लोगों ने कांग्रेस के नरम दल के नेताओं पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। गर्म दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता लड़कर ही जो है प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। ये कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण यह है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अब आपको बताना है। ऑप्शन है कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो आप देखेंगे इसको कि बाल गंगाधर सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ये गलत होगा। जबकि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र में प्रयोग किया, ये बात सही है। तो आप ये देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन गलत है, कारण सही है, यानी डी हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी ना होकर उग्रपंथी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 1893 में गणपति पूजा, 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ कर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा भी दिया। उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है आपको। पहला है चौरी चौरा की घटकांड, दूसरा है सहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा है बारदोली प्रस्ताव। तो बताना है कि कौन सा पहले हुआ था। तो आप देखेंगे चौरी चौरा कांड पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया, फिर उसके बाद ये बारदोली प्रस्ताव आया था, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 ए, ठीक है। तो आप चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। परिणाम स्वरूप 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। 12 फरवरी 1922 को बारदोली का प्रस्ताव आया, द्वारा उन सभी गतिविधियों को रोक लगा दिया गया जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो बारदोली प्रस्ताव अलग है, बारदोली सत्याग्रह अलग है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है। तो पहला है लुई फिशर, दूसरा है विलियम एल शिवर, तीसरा है वेब मिलर, चौथा है नगेली फार्सन। तो कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ में था। सही उत्तर इसका हो जाएगा लुई फिशर था, ठीक है। तो लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, दूसरा ब्रिटिश सम्राट ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, चौथा है वायसराय ने। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, वायसराय ने जो है सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। वायसराय ने पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी 2 सितंबर 1946 को। वायसराय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार को शपथ ग्रहण कराई। नेहरू के मंत्रिमंडल में एक सिख था, 3 मुसलमान थे, 1 ईसाई, 1 अनुसूचित जाति और 5 सवर्ण हिंदुओं को शामिल किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन वायसराय वेवेल के पुनः समझाने पर 13 अक्टूबर को इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा है एम के गांधी। तो किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, राजगोपालाचारी ने जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और ये आपके एम के गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने साइन किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाने पर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने हरिजनों को हिंदुओं से पृथक कर समुदाय मानकर पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की घोषणा की थी। इसी को सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है, ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है। इस सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 ईस्वी पर बैठ गए थे। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं के प्रयास से गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट, ठीक है। ये कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते पर श्री राजगोपालाचारी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला था। पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध, दूसरा है सहयोग आंदोलन, तीसरा है ऑप्शन है साम्यवादी आंदोलन, चौथा है क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था ये चला था साम्यवादी आंदोलन से जुड़े जो नेता थे उनके विरुद्ध चला था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 को एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, सिंगार वेलू चेट्टियार आदि वामपंथी नेताओं को भारत में षड्यंत्रकारी गतिविधि चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन नेताओं पर कानपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी गई। इसके तहत कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दीवान चमनलाल, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा है एनजी रंगा, चौथा है स्वामी सहजानंद। तो कौन थे भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो सही उत्तर आपका होगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रथम सम्मेलन जो था 1920 को बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। दीवान चमनलाल जो थे इसके महामंत्री बने थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किस आंदोलन में महात्मा जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, तीसरा है वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, चौथा है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के नाम में महात्मा जोड़ा गया।
19 व्याख्या देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग जो है मजरूल हक ने किया था, आचार्य कृपलानी ने किया था, महादेव देसाई ने किया था। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो इधर जो है व्यक्तियों के नाम दिए हैं और इधर उनकी पत्रिकाएं दी हैं, तो आपको बताना है कौन सी किसकी है। तो आप देखेंगे महात्मा गांधी मूक नायक नहीं संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक की यंग इंडिया नहीं है, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है और बी आर अम्बेडकर की केसरी नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है। अब इसमें सही मेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो थे ये इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी यंग इंडिया और हरिजन और नवजीवन थी। अगला है बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिकाएं थी मराठा और केसरी थी। एनी बेसेंट की थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और बी आर अम्बेडकर की थी मूक नायक। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं भी ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं अक्सर। बाल गंगाधर तिलक की पूछी जाती है, एनी बेसेंट की पूछी जाती है, महात्मा गांधी की पूछी जाती है और अम्बेडकर जी की पूछी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड बर्नहम ने, चौथा ऑप्शन है सर हॉरकोर्ट बटलर ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। पहला उत्तर है कि प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा वाड़ीवाश का युद्ध, चौथा है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, बक्सर का युद्ध है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध ने ही भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। कारण क्या था, व्याख्या देख लेते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल शासक अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहा था। यह भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने भारतीय शक्तियों को संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। कारण है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्भर हो चुके थे। तो बात आप देखेंगे तो दोनों से ही कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के काफी देशों पर उनका शिकंजा ढीला पड़ता गया। उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी अपनी चरम सीमा पर था, जिसको काफी दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे। दोनों देश भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ये सारी परिस्थितियां अंग्रेजों के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता ही देना उचित समझा। अगला प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों आवंटित नहीं की थी, बताना है। पहला है ऑप्शन मुसलमानों को, दूसरा ऑप्शन है सिखों को, तीसरा है अनुसूचित जातियों को, चौथा है बौद्धों को। तो सही उत्तर में क्या हो जाएगा, बौद्धों को जो है इसमें आरक्षित सीटें नहीं दी गई थी। 1932 में मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के तहत हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय एंग्लो इंडियन, सिखों अलग अलग निर्वाचन मंडल बना दिए गए, परंतु सांप्रदायिक पंचायत में बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र में एवं आरक्षित सीटें नहीं आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी। पहला ऑप्शन है वेलेजली, दूसरा है हेस्टिंग, तीसरा है जॉन एडम, चौथा है डल हौजी। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका वेलेजली ने की थी। ठीक है, तो वेलेजली इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1799 में प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड वेलेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। वेलेजली ने सहायक संधि 1798 प्रणाली की शुरुआत की थी। हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम सहायक संधि भी की। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। हैदराबाद था जो कि 1798 में जिसने की थी, उसके बाद मैसूर 1799 में, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार की थी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवध ने कब स्वीकार की थी, तो 1801 ध्यान रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफलिन के कार्यकाल में, दूसरा है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना की आप बात करें तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के 1872 के में करवाई थी, परंतु नियमित रूप से प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल भी पेश हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, सही उत्तर है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने इरविन और महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा। अगला प्रश्न है कि करमचंद गांधी दीवान थे तो कहाँ के थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि सभी जगह के दीवान थे, पोरबंदर के भी, राजकोट के भी और बीकानेर के भी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला, एक तरफ सूची 1 में लेखक हैं, दूसरी सूची में पुस्तक दी हुई है, तो बताना है कौन सी किसकी पुस्तक है। तो मिलान करते हैं। चलिए, तो महात्मा गांधी की आप देखेंगे कि कौन सी पुस्तक है इसमें से, तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसके बाद आप राम मनोहर लोहिया की पुस्तक देखेंगे तो कौन सी है इसमें? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। फिर राजेंद्र प्रसाद की आप पुस्तक देखेंगे तो ये है इंडिया डिवाइडेड, और अब्दुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयनिक मानसिक पुत्र था तो किसका था? ज्ञानी प्रीतम सिंह का। दूसरा ऑप्शन है मोहन सिंह का, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का, चौथा है मेजर आईजी फ्यूजीहारा का। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका देखेंगे कि 1 2 2 सही तो सारे बताए गए हैं, तो उसमें सही क्या होगा? 2 और 3 होगा मोहन सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का। कैसे होगा चलिए देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। यह देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। मोहन सिंह तत्कालीन समय में ब्रिटिश सेना में थे। उन्होंने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर फ्यूजीहारा के उत्साहवर्धन के से मोहन सिंह ने जापानियों के सहयोग से 70,000 युद्धबंदियों की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसकी बगदौर बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा लाओस, चौथा है वियतनाम। सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थात्मक, प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। आप देखेंगे कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में वन के प्रकार दिए हैं, सूची 2 में प्रदेश दिए हैं। तो एक तरफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जो है तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये शुष्क पर्वतीय वन मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन जो है ऊंचे और ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सह्याद्री के प्रदेशों में पाए जाते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन तराई भागों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन मध्य गंगा के मैदान में, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक नगर विशिष्ट आर्थिक मेखला में नहीं आता है। पहला है चेन्नई, दूसरा है कांडला, तीसरा है कोचीन, चौथा है सूरत। तो आप देखेंगे चेन्नई जो है वो आर्थिक मेखला में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 7 है, जो वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 में आगरा, इंदौर, ग्वालियर, नासिक, ठाणे होते हुए मुंबई तक जाता है। अगला प्रश्न है कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है, पहला सीमेंट, उर्वरक, हाथकरघा, चौथा है अखबारी कागज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपा नगर। ठीक है, तो नेपा नगर जो है किसके लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। इसकी स्थापना जो हुई थी यहाँ पे उद्योग के जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? पहला है झारखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है? पहला है अबोर, दूसरा गद्दी, तीसरा लेप्चा, चौथा है थारू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति धौलाधर श्रेणी में निवास करती है। थारू जनजाति जो है ये उत्तरांचल, लेप्चा जो है जनजाति पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम में, तथा अबोर जो है ये आपका पूर्वोत्तर राज्य के जो 7 राज्य हैं उनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा जो सुमेलित नहीं है वो होगा लिपू लेक। लिपू लेक जो है आपका नहीं सुमेलित है, जबकि शिप्कीलाम हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और जोजिला कश्मीर। लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे शिप्कीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक दर्रा उत्तरांचल उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की सूची दी गई, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ परिधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो कहाँ कौन सा नहीं सुमेलित है बताना है। तो बोकू जो है वो सिक्किम में पहना जाता है, मेखला जो है असम में नहीं है, मुंडू जो है वो छत्तीसगढ़ का है, फेरन जो है कश्मीर का है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका सुमेलित नहीं जो है वो है मेखला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ है। पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा है मक्का, तीसरा है चावल, चौथा है गेहूं। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा गेहूं। तो गेहूं को हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ हुआ है। यद्यपि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसका सही आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कारण दिए गए हैं, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तीसरा यह कि पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने में कटौती हुई, चौथा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो भारत में तीव्र गति से पक्षियों की तेजी घट रही है, इसके पीछे कारण क्या है, एक तो बड़े पैमाने पर कटौती हुई है पक्षियों के वासस्थान में, और दूसरा है कि रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण यह है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रष्टस्थल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल के स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। सही उत्तर इसका क्या होगा कि महाराष्ट्र में कोयना भूकंप जो है अधिक भूकंप होने की संभावना है, बात सही है। और कोयना बांध पुराने भ्रष्टस्थल पर अवस्थित है, ये भी बात सही है। तो ये जो होगा इसका। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा अवरोही क्रम है। पहला ऑप्शन है बंगाली, फिर मराठी, फिर तमिल और तेलुगु। आपको अवरोही क्रम में इसको सजाना है, तो पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला होगा बंगाली, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा तेलुगु, फिर आपका जो आएगा आपका आएगा मराठी, फिर अंत में आएगा तमिल। ठीक है, तो 1 4 2 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है बंगाली आएगा, फिर तेलुगु आएगा, फिर मराठी आएगा, फिर तमिल आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ये आर्द्र एवं वर्ती प्रदेशों की मिट्टियां हैं, दूसरा है कि ये बहुत ही अवचलित मिट्टियां हैं, तीसरा है कि उनकी उर्वरता कम होती है, चौथा है कि चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही उत्तर ये होगा, यानी कि बाकी जो है वो लैटराइट मिट्टियों के लिए सही है, यानी ये आर्द्र एवं वर्ती प्रदेशों की मिट्टियां हैं। दूसरा है कि ये बहुत ही अवचलित मिट्टियां होती हैं, इनकी उर्वरता कम होती है। लैटराइट मिट्टी व्याख्या देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी में चूने, नाइट्रोजन, फॉस्फेट की कमी होती है, लौ ऑक्साइड एवं पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, फलस्वरूप खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। साधारणतः मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। मिट्टी 3 प्रकार की होती है, गहरी लाल लैटराइट और सफेद लैटराइट और भूमिगत जल वाली लैटराइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ खनिज दिए हैं। चलिए प्रयास करते हैं मिलाने का। तो अंकलेश्वर आप देखेंगे तो अंकलेश्वर जो है इसमें क्या के लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। डॉली राजरहा प्रसिद्ध है आपका लौ अयस्क के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कोडरमा जो है यहाँ पे अबरक की पेटी है। खेतीरी जो है वो राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड अबरक के लिए प्रसिद्ध है, और डॉली राजरहा छत्तीसगढ़ लौ अयस्क के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण है कि इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियां एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उद्योग है, उत्पादन केंद्र है एक तरफ, तो आपको बताना है कौन सा उद्योग कहाँ पर है। तो जूट का सामान आप देखेंगे कि कहाँ मिलता है, तो जूट का सामान पश्चिम बंगाल टीटागढ़ में है। उसके बाद रेशमी वस्त्र जो है आपका बंगलौर में मिलेगा। ऊनी वस्त्र लुधियाना प्रचलित है, और ऊनी कालीन के लिए भदोही आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भदोही इसके लिए हो जाएगा। सही उत्तर आपका ये होगा। व्याख्या देख लेते हैं, जूट का सामान टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, रेशमी वस्त्र जो है बंगलौर कर्नाटक में, ऊनी वस्त्र जो है आप लुधियाना पंजाब से संबंधित है, ऊनी कालीन भदोही प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि धारणी कृषि का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कि आत्मनिर्भरता, दूसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, तीसरा ऑप्शन है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, चौथा है ऑप्शन की कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भूमि को इस प्रकार प्रयोग में लाना ताकि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे, और जिससे जो है आने वाली भावी पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता रहे।
अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप है, पहला है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, दूसरा है कि हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है, तीसरा है कि समय से पूर्व आम की बौरें आने लगी हैं, चौथा है कि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या घटनाएं हुई हैं, तो पहला गलत होगा, दूसरा सही है, हिमनदी द्रवीभूत हो रही है, समय से पूर्व आम की बौरें आने लगी हैं, सही बात है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो 2, 3, 4 दोनों सही होंगे। ठीक है, तो बी हो जाएगा सही। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा के कारण उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन की वजह से उत्पन्न एक प्राकृतिक भयावह प्रकोप है। इसकी वजह से वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है, परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलने लगी है, समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, आम की बौरें बसंत के दिन आने ही प्रारंभ हो गई हैं, जो कि काफी पहले ही आ जाती है। परिणाम स्वरूप संतुलित होने पर सभी जीवों के स्वास्थ्य पर इसका पर्यावरण के असंतुलित होने पर सभी जीवों के इसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा जो है कैसी है हमारी, तो वर्गीकृत की गई है किस प्रकार से। पहला ऑप्शन है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, चौथा है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा जो है वो कैसी है, सही उत्तर हो जाएगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार है आकाशगंगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, पहला है शाकाहारी को, दूसरा है मांसाहारी को, तीसरा अपघटक को, चौथा है सर्वाहारी को। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सर्वाहारी को जो है वो सबसे ज्यादा पोषण स्तर प्राप्त होता है। व्याख्या देख लेते हैं, सर्वाहार ओमनीवोरस को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सर्वाहारी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी है, बताना है कि सुमेल नहीं है। फिजी जो है वो सुआ की आप राजधानी देखेंगे तो है, और फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं है, गुयाना की जॉर्जटाउन है, लेबनान की बेरूत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की है, ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है, फिजी की राजधानी सुआ है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अमेजोनिया में, दूसरा स्कैंडिनेविया में, तीसरा कनाडा में, चौथा है फिनलैंड में। तो आप जानते हैं कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे ऊंचे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अमेजोन के प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं, और स्कैंडिनेविया, कनाडा, फिनलैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश है। तो देखेंगे आपकी एस्किमो जो है कनाडा से संबंधित है, सही है। ओरोन जो है जापान से संबंधित नहीं है, लैप्स भारत से संबंधित नहीं है, गोंड अफ्रीका से संबंधित नहीं है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एस्किमो भारत से संबंधित है। और इसमें व्याख्या देख लेते हैं, एस्किमो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, सुदूरवर्ती उत्तर पूर्वी एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों तथा द्वीपों में रहते हैं। एस्किमो लोगों का फैलाव क्षेत्र कनाडा के उत्तरी तट पर बैफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन से ग्रीनलैंड के 65 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में है। ओरान जो है, ओराव जनजाति झारखंड में है, गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में, तथा लैप्स जो जनजाति है स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि बरमुडा त्रिभुज जो अवस्थित है, पहला है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दूसरा है पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तीसरा ऑप्शन है कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, चौथा है कि दक्षिण हिंद महासागर में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पर है, ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 14 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 तथा 15 में, तीसरा ऑप्शन है कि अनुच्छेद 14, 15, 16 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 16 में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15, 16 में जो है प्राप्त हुई है। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का अनुच्छेद 14, 15, 16 के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म आदि के विचार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, दूसरा है ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, तीसरा है कि विकास परियोजनाओं के निर्माण से, चौथा ऑप्शन है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है। कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची संविधान के अनुच्छेद है सूची 1 में, और सूची 2 में विषय है।
तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों की बात की गई, तो ये सही है, गांव पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में बात की गई है काम के अधिकार के लिए, तो काम करने का अधिकार, ये भी सही है, देखिए सामने मेल खा रहा है। अनुच्छेद 44 जो है इसमें सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का गठन की बात की गई। तो ये सभी जो है 1 2 3 4 मेल खा रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन राज्य सूची में है। पहला रेलवे पुलिस, दूसरा निगमीकरण, तीसरा है जनगणना, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य सूची में है रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में है, जबकि अन्य जो है वो निगमीकरण और जनगणना आप देखेंगे तो ये संघ सूची में है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 31, दूसरा अनुच्छेद 132, तीसरा है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, चौथा है कि अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133 134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय है जिसे सिविल, दंडित एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के सुनने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है कि IRDP को, दूसरा है ट्राइसम को, तीसरा है डॉल्का को, चौथा है JRY को। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है JRY। JRY का मतलब है जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैसॉन की खोज हिक्केडी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का उत्पादन के सिद्धांत H.A. बैथे और परायूनियन तत्वों का संश्लेषण एंडिको फर्मी। तो सही इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, डी वाला जो है नहीं सुमेलित, जबकि अन्य जो है सुमेलित है। व्याख्या देख लेते हैं, मैसॉन की खोज हिक्केडी युकावा ने की थी, इसके द्वारा इन्होंने नाभिकीय बलों के व्यवहार को समझाया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, CD एंडरसन ने और UF हेस ने। इसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इस पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। H.A. बैठे ने सूर्य एवं तारों में ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत दिया था। एनरिको फर्मी ने जो है 1934 में परमाणु भट्टी का निर्माण किया था। ठीक है, तो फर्मी ने भट्टी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। पहला है ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में, दूसरा है केवल द्रव अवस्थाओं में, तीसरा है गैसीय अवस्थाओं में और चौथा है द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में। सूर्य में जो केंद्र में उपस्थित पदार्थ है वो किस अवस्था में है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि वो द्रव और गैस दोनों ही अवस्थाओं में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है, समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है। तो आप देखेंगे कि इसमें सेल्सियस जो होती है ऊष्मा की इकाई ना होकर बल्कि ये ऊर्जा की इकाई मतलब ताप की इकाई होती है। और आप देखेंगे कि बाकी अन्य जो है सुमेलित हैं। ठीक है, डेसिबल जो है देखेंगे आप ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, 746 वाट बराबर 1 अश्वशक्ति होता है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो होता है देखेंगे आप ताप मापने की इकाई है और ऊष्मा जो है कैलोरी या जूल में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला है आयनन के द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन के द्वारा, तीसरा नाभिकीय विखंडन के द्वारा, चौथा है ऑक्सीकरण के द्वारा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10% केल्विन के उच्च ताप और अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा नहीं जा सकता। कारण है कि कृष्ण छिद्र पर उत्तरी क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। ऊनी वस्त्र हमें गरम रखते हैं, ठीक है बात। दूसरा कारण यह है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये भी सही है। तो आप देखेंगे कथन कारण जो है कथन की सही पुष्टि कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं की बात की गई है। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है। क्रेटिन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो ये भी सही है।
मस्टर्ड गैस जो है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैला द्रव है, ठीक है, तो ये नहीं है, सही है, ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी जो है सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ जो होती है ठोस CO2 होती है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। केराटिन यह है मानव चर्म की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस जो है इसका जो है रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाई एथाइल सल्फाइड है और यह द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोटॉयलिन, दूसरा है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन, चौथा है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो सही उत्तर है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जबकि अन्य जो है विस्फोटक पदार्थ है। व्याख्या देख लेते हैं। ट्राइनाइट्रोटॉयलिन एक हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये टॉलिन के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। ये विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है ये TNG की एक विस्फोटक है। ये रंगहीन होता है, एक प्रकार के तैलीय द्रव है जिसे नोबल का तेल कहा जाता है। ये डायनामाइट बनाने के काम में आता है, तो TNG जो है नोबल तेल भी कहलाता है। साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन RDX नाम विस्फोटक पदार्थ हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है और जर्मनी में हेक्साजोन कहा जाता है। इटली में से T4 के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं, ये ओजोन का डिग्रेडेशन में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है नियॉन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नियॉन जो है वो विज्ञापन और सजावट में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक रूप में प्रयुक्त होता है। एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फा और ट्राई नाइट्रोलिन, ठीक है, नाइट्रोलिन जो है, ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा जैव उर्वरक है। एजोला भी है, नीलहरी शैवाल भी और अल्फा भी है। नाइट्रोलिन जो है जैव उर्वरक नहीं है, तो एजोला, नीलहरी शैवाल और अल्फा। अगला प्रश्न है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है। पहला ऑप्शन B1 में, दूसरा ऑप्शन है B2 में, तीसरा B6 में, चौथा है B12 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, B12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है। व्याख्या देख लेते हैं। कोबाल्ट विटामिन बी में पाया जाता है। रक्ताल्पता में इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन बी को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इसी की कमी से रक्तहीनता एवं मंदबुद्धि होती है। विटामिन मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। B1 थायमिन, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेटों का उपायोजन किया जाता है। B12 में राइबोफ्लोविन, इसके द्वारा त्वचा और मुख का स्वस्थ विकास होता है। B6 में पायरोक्सिन, इसके द्वारा पेशियों तंत्रिकाओं को ठीक किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर इसके बॉटनिकल नेम भी दिए हैं, वैज्ञानिक नाम भी दिए हैं और इधर इसके संबंधित कार्य दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेडियो समस्थानिक सूची 1 में दिया है, सूची 2 में निदान सूचक उपयोग किया है। तो बताना है कि इसमें से किस चीज़ का लिए इस्तेमाल होता है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ठीक है, तो आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 आप देखेंगे तो इसका प्रयोग होता है, ठीक है, इसका प्रयोग होता है कैंसर के लिए। और आयोडीन का 131 का प्रयोग होता है थायराइड के लिए और सोडियम का प्रयोग होता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है, तो 3 4 1 और 2, ठीक है, तो जो मिलान किया गया है सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए होता है, ठीक है, और आयोडीन 131 का इस्तेमाल आयोडीन ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित है। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर से संबंधित है। सोडियम 24 जो है ये आपका रक्त व्यतिक्रम से रोकने हेतु किया जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। पहला इंसुलिन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंसुलिन नहीं होगा, एड्रेनलिन सही उत्तर होगा। एड्रेनल को फ्लाइट और फाइट के नाम से भी जानने वाला हार्मोन कहा जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। पहला ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा है गुर्दा प्रत्यारोपण, तीसरा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, चौथा है रुधिर अदाना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है यही कहलाता है ऑर्थोप्लास्टी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम से संबंध है। पहला है गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा, दूसरा है कि निम्न रक्तचाप, तीसरा है रक्ताल्पता, चौथा है जोड़ों का दर्द और धूमिल दृष्टि। सही उत्तर आप देख रहे हैं क्या होगा, निम्न रक्तचाप। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर होता है। रक्ताल्पता फोलिक अम्ल की कमी से होता है। अगला प्रश्न है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें लौह होता है, ठीक है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये नहीं सही है, ठीक है, तो अन्य 1 2 3 सही हो जाएंगे।
तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में उपस्थित लाल पदार्थ ही हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये प्रोटीन का वर्णक है, इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ये रोग में किसी प्रकार की भी हमारी प्रतिरक्षा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कथन है ये। दूसरा है, कारण यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। सुमेलित है, बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आप देखेंगे तो श्रीहरिकोटा इसमें लिखा है। इसरो जो है वो ISRO इसरो, ये आपका उपग्रह केंद्र तुम्बा में लिखा है। SHR बंगलौर में, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। तो सही आप देखेंगे तो विक्रम साराभाई जो है श्रीहरिकोटा में नहीं है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है आपका बंगलौर में है, ये भी तुम्बा में नहीं है। SHAR जो है केंद्र, ये भी जो बंगलौर में नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि सैग जो है ये अहमदाबाद में है। तो ये सुमेलित सही हो जाएगा, डी। अन्य देख लेते हैं, विक्रम साराभाई आपका अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो उसका व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है तिरुवनंतपुरम में। इसरो जो है ISRO उपग्रह केंद्र जो है बंगलौर में है। SHAR जो शार है आपका ये श्रीहरिकोटा में है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? पहला है साइबर स्पेस, दूसरा अपलोड, तीसरा प्रकाशीय भंडारण, चौथा है मॉडर्न। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाशिकी भंडारण जो है कोई IT शब्दावली नहीं है, जबकि अन्य जो हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अभियंत्रण में निम्नलिखित पड़ावों पर विचार कीजिए। पहला है रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धिवर्धन, तीसरा है जंतु क्लोनिंग, चौथा है मानव क्लोनिंग। तो अनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रभावों पर विचार करना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बोध आ जाएगा, इसमें वृद्धिवर्धन आ जाएगा और जंतु क्लोनिंग आ जाएगा। मानव क्लोनिंग को नहीं आएगा, क्योंकि मानव क्लोनिंग की कोई। अब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि रीजनिंग का प्रश्न है, विक्ट्री को ये संकेतित किया जाता है, तो फेलियर को कैसे संकेतित किया जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा। हल कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपका सही उत्तर इसमें जो होगा वो होगा बी। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा इसका ही उत्तर। केवल हम उत्तर बताते चलेंगे। सुमित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती छोटी है। गीता विजय से छोटी है और विजय पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुष्पा। अगला है कि यदि कोल्ड को DPMP लिखा जाता है तो चाइना को क्या लिखा जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा DUOP। अगला है कि निम्नलिखित में कौन समूह से भिन्न है? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो समूह से भिन्न जो है वो डी है। अगला जो है, निम्नलिखित में श्रेणी में अक्षर क्या होंगे? तो आपको यहाँ बताना है कौन सा क्रम आएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? SAR बी। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो लुप्त संख्या बतानी है। इसमें सही उत्तर आपका 16/6 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 के सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वियतनाम। अगला है, निम्न में से विश्व में कौन प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? तो देश, किसी भी देश की विश्व में जो प्रथम महिला बनी कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा श्रीमोह भंडार नायके। ठीक है, तो ये श्रीलंका की थी। अगला है, निम्न में विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहला बचेंद्रीपाल जानकू दुबई, वेलेंटाइना तेरेशिकोवा, चौथा है सेली राइट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेलेंटाइना तेरेशिकोवा। ठीक है। अगला जो है, विज्ञान में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में बोर्डलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कृषि के क्षेत्र में ये बोर्डलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसने में बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसने से 1984 में। ठीक है। अगला है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जॉइंट पांडा।